क्या हो रहा है सौरभ? अरे आप कब आए? मैं तो योगा कर रहा था। अरे वाह, फिटनेस पर जोर दे रहे हो, ये तो अच्छी बात है। हाँ, इस मामले में तो स्वामी रामदेव को फॉलो करता हूँ और उनके बताए रास्ते पे चलता हूँ। बाबा रामदेव को फॉलो करते हो तो उनका धनासन उनका फॉलो किया कि नहीं किया? धनासन? ये कौन सा आसन है? अरे बाबा ने कहा था ना कि पतंजलि फूड्स के शेयर में पैसे लगाओ, अच्छा फायदा होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो चौंक गया, ये कौन सा आसन है? पतंजलि फूड्स में पैसा लाना ठीक है क्या? कैसा है इसका कारोबार? तेल से लेकर टूथपेस्ट तक का उत्पादन करने वाले पतंजलि समूह को भला कौन नहीं जानता होगा। पतंजलि फूड्स के जरिए यह समूह शेयर बाजार से भी जुड़ा है और इससे आम निवेशकों को भी यह मौका मिला है कि वो इस बड़े समूह के कारोबार का हिस्सा बन सकें। पतंजलि फूड्स पतंजलि ग्रुप का हिस्सा है जिसके कई कारोबार हैं। इस कंपनी के देश भर में 43 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 25 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जिसमें से 19 कामकाज कर रहे हैं। पतंजलि फूड्स का नाम पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज था। पतंजलि समूह ने सितंबर 2019 में दिवालिया प्रक्रिया के तहत इस कंपनी को 4,350 करोड़ रुपए में खरीदा था। मई 2021 में इसने पतंजलि का बिस्किट, कुकीज और रस कारोबार 60 करोड़ में खरीद लिया और इस तरह इसकी फूड कारोबार में एंट्री हुई। अप्रैल 2022 में रुचि सोया का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स करने को बोर्ड की मंजूरी मिली थी और यह जून 2022 से लागू हो गया। फिलहाल प्रमोटर्स के पास 80.82% हिस्सेदारी है, लेकिन सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए प्रमोटर्स को करीब 6% हिस्सा बेचना होगा। अब ये जानते हैं कि कंपनी का कारोबार किस तरह का है। तो ये कंपनी 5 सेगमेंट में कारोबार करती है। पहला फूड बिजनेस, इसके तहत कंपनी के पास 8 कैटेगरीज हैं। दूसरा न्यूट्रासूटिकल्स और वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं। इसके तहत कंपनी के पास जनरल न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन्स और वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं। स्पोर्ट न्यूट्रिशन के तहत कंपनी के पास एनर्जी सप्लीमेंट्स और मास मसल्स गेनर्स प्रोडक्ट्स हैं। मेडिकल न्यूट्रिशन में कंपनी के पास डायबिटिक न्यूट्रिशन, डायलिसिस न्यूट्रिशन, बोन हेल्थ और एनेमिक्स जैसे प्रोडक्ट्स हैं। तीसरा है ऑयल पाम प्लांटेशन। इसके तहत कंपनी के पास 6,23,000 हेक्टेयर का एलोकेटेड एरिया है, जिसमें से 62,102 हेक्टेयर पर खेती हो रही है। कंपनी 11 राज्यों में 44,026 किसान परिवारों के साथ कामकाज कर रही है। चौथा है एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल। पतंजलि फूड देश की लीडिंग खाद्य तेल कंपनियों में से एक है। इसके पास रुचि गोल्ड, महाकोश, न्यूट्रीला, सनरिच, रुचि स्टार जैसे ब्रांड्स हैं। पांचवें में अन्य कारोबार आते हैं। कंपनी ओलियोकेमिकल्स और विंड पावर कारोबार में भी है। इसके पास 6 राज्यों में कुल 84.6 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। पतंजलि की जो खास इम्पोर्टेंट है, जो यूनिक बनाता है, वो यही है कि इटसेल्फ उनकी ब्रांडिंग इस तरीके की रही जिससे कि उनकी कॉस्ट काफी कम रही, क्योंकि जब दूसरी कंपनी इन्वॉल्व होती है तो उनको ब्रांडिंग में काफी बड़ा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन और दूसरी बात है कि यहाँ पर बाबा रामदेव जी का खुद का एक ब्रांड था, साथ ही उन्होंने योग से और जो शिविर लगाते थे और इसकी वजह से उन्होंने जो पैसा अपना कलेक्ट किया होता वो इटसेल्फ मनी पतंजलि फूड में इनपुट किया और उसको प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो कॉस्ट यहाँ पर बहुत कम था, जिसकी वजह से पतंजलि फूड के प्रोडक्ट और पतंजलि फूड जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाया। पतंजलि फूड की चुनौती की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती उनका खुद का ब्रांड भी यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि आज कंपटीशन के दौर पे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी ब्रांडिंग दूसरे तरीके से है। और यहाँ पर पतंजलि फूड की जो ब्रांडिंग है वो एक सिंपल तरीके से, और उस पर 2 ब्रांडिंग के लोग हैं, एक बाबा रामदेव और दूसरे उनके सहयोगी। अब होता क्या है कि अगर इन पे कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट पतंजलि फूड पे पड़ता है, पहला। दूसरा कि पतंजलि फूड ने बहुत सारे ब्रांड और बहुत सारी चीजों को एक साथ पतंजलि के अंदर लॉन्च किया है, इसकी वजह से थोड़ा सा मिसअप देखने को मिलता है। अब ये समझ लेते हैं कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस तरह का है। कंपनी के पास देश भर में 4,763 डिस्ट्रीब्यूटर्स का मजबूत नेटवर्क है। देश भर में इसके 4,57,788 रिटेल आउटलेट्स हैं। दिसंबर 2020 तक की बात करें तो कंपनी के उत्पाद 31 देशों को एक्सपोर्ट हो रहे थे। कोविड के बाद हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ा है। संगठित क्षेत्र और राष्ट्रवाद पर फोकस बढ़ने से कंपनी के उत्पादों की बिक्री बढ़ने का अनुमान है। वर्टिकल इंटीग्रेशन से तकनीकी जानकारी बढ़ेगी, जिससे एक सेगमेंट का फायदा अन्य सेगमेंट्स को भी मिलेगा। एफिशिएंसी, कर्ज में कमी और सभी सेगमेंट्स को साथ में लेकर चलने से मैनेजमेंट का अनुशासन नजर आता है।
कंपनी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को डिसेंट्रलाइज किया है, जिससे जल्द फैसले लेने में मदद मिलती है। अच्छी छवि के चलते एमएनसीज के विपरीत इसके ग्राहकों, कर्मचारियों, छोटे सप्लायर्स और वेंडर्स के साथ मजबूत संबंध रहते हैं। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन भी ठीक रहा है। इसके मुनाफे में लगातार बढ़त हो रही है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का मुनाफा 806 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2023 में करीब 9% बढ़कर 886 करोड़ रुपए हो गया है। पतंजलि फूड्स हाल में काफी चर्चा में रही है। उसने 5 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। कंपनी ने 5 साल के लिए आक्रामक योजना बनाई है। कंपनी ने 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए की बिक्री की योजना तैयार की है। कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा हासिल करने की भी योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का कामकाजी मुनाफा 1,577 करोड़ रुपए था। अब ये जान लेते हैं कि कंपनी के लिए ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं। तो खाद्य तेल में रुचि गोल्ड, महाकोश और सनरिच जैसे मजबूत ब्रांड से असंगठित कंपनियों से मार्केट शेयर लेने में कंपनी को मदद मिलेगी। पतंजलि समूह के फूड बिजनेस के मर्जर से आकार बढ़ा है, जिससे औसत खर्च कम हुआ है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कच्चे माल की कीमतों में उठापटक का असर कम होगा। पूरी वैल्यू चेन में मौजूदगी से सप्लाई चेन में किसी भी गड़बड़ी का आकलन करना कंपनी के लिए आसान होगा। पाम प्लांटेशन प्रोग्राम से किसानों की मदद होगी। इससे कंपनी के किसानों के साथ संबंध सुधरेंगे। पाम ऑयल का इंपोर्ट कम करने से स्टेक होल्डर्स के साथ संबंध बनाने में मदद मिलेगी। पतंजलि फूड्स के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है कि ओवरऑल जो उनका बिजनेस मॉडल है वो अभी ऑलरेडी बिस्किट कैटेगरी में एंटर कर चुके हैं, लेकिन अभी न्यूट्रिशनल फूड सेगमेंट में उन्होंने एंट्री की है। प्लस वो लो कैलोरी हाई प्रोटीन वाले सेगमेंट्स में भी एंटर कर रहे हैं। तो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और दूसरी बात मेरे ख्याल से वो रॉ मटेरियल का कैसे लॉजिस्टिक और कॉस्ट मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में चौथे तिमाही में हमने देखा था कि काफी नंबर्स यानी ऑपरेटिंग मार्जिन के नंबर काफी खराब हो चुके थे। लेकिन अभी ऐसे में सुनने में आ रहा है कि जो रॉ मटेरियल की बड़ी कीमतें हैं, जैसे कि क्रूड बेस्ड इनपुट्स है, पाम ऑयल प्राइसेस है, वो काफी घटे हैं। तो ये इमीडिएट नियर टर्म में ट्रिगर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहला क्वार्टर ऑफ FY24 शुड बी लॉट बेटर। तो एक तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट मैनेजमेंट, दूसरा नया प्रोडक्ट लॉन्चेस, और उसके बाद जो दूसरा एक ट्रिगर जो इंपॉर्टेंट है वो उनका डाइल्यूशन। ऐसे सुनने में आ रहा है कि अभी जो प्रमोटर है बाबा रामदेव जी, उनका 80% स्टेक है, तो ये 75% आने वाले 3-4 महीने में होने वाला है। अब ये जान लेते हैं कि कंपनी के शेयरों का वैल्यूएशन कैसा है। तो वित्त वर्ष 2024 की कमाई के अनुमान से इसका पीई रेशियो 23.6 और वित्त वर्ष 2025 की कमाई के अनुमान से इसका पीई रेशियो 20.4 है। कंपनी के शेयर इसकी 52 हफ्ते की ऊंचाई से करीब 27% नीचे चल रहे हैं। इसके शेयरों की मौजूदा कीमत 1100 रुपए के आसपास है। ज्यादातर ब्रोकर्स ने पतंजलि फूड्स के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ICICI डायरेक्ट ने इसके लिए टारगेट प्राइस 1750 रुपए और एंटीक ने इसके लिए टारगेट 1725 रुपए रखा है। काफी अच्छी पोटेंशियल है FY24 और 25 के लिए। अभी जो वैल्यूएशन है वो करीबन 35 ऑलमोस्ट 35 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग आ रहा है। लेकिन अगर हम ऑब्वियसली अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस और थोड़े घटते हैं और वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी तरह से डबल डिजिट में आता है, तो यहाँ से करीबन साल 1.5 में कम से कम 1400 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो लंबी अवधि के लिए एक पोर्टफोलियो स्टॉक जरूर पतंजलि फूड साबित हो सकता है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि पतंजलि फूड्स का कारोबार काफी मजबूत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके शेयरों में निवेश कर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, पर यह बात ध्यान रहे कि शेयर बाजार में रिटर्न मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि किसी कंपनी का कारोबार मजबूत है, उसका वित्तीय प्रदर्शन अच्छा है, शेयरों का वैल्यूएशन सही है, तो उसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि उसमें आगे अच्छे ग्रोथ की उम्मीद रहती है।